हाल ही में ईपीएफओ की पेंशन को लेकर के गठित एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में ईपीएफओ के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करेंगे, खबर के बाद हम इस पूरे मामले के संदर्भ को देखेंगे कि आखिर समिति की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों का संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको समझेंगे। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हो सकते हैं, जैसे सीबीडी का जिक्र आता है, सीबीटी का जिक्र आता है, इसके अलावा यूएएन का जिक्र आता है, यूएएन नंबर क्या होता है, इन तमाम बिंदुओं को जो है हम इस पूरे सेगमेंट में समझेंगे। फिर ईपीएफओ की इंपॉर्टेंस क्या है और ईपीएफओ क्यों जरूरी है, इसको भी एक बार यहां पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आज का जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि दृष्टि आईएएस का जो आपका मुखर्जी नगर का कैंपस है वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गया है। तो नोएडा में आपकी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आप हिंदी माध्यम में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप अंग्रेजी माध्यम में भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है? एडमिशन लेने के लिए आप या तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9311406440। इस नंबर पर आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगली जो सूचना है वो संभव प्रोग्राम को लेकर के है। अधिकांशतः जो हमारे साथी हैं उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के तमाम जानकारियां सुनी होंगी। प्रोग्राम आपका 2025 का जो एग्जाम है उसको टारगेट करता है। इसके तहत आपको प्रीलिम्स के अभ्यास प्रश्न, मेंस के अभ्यास प्रश्न, इसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस, जीएस पेपर का पूरा कवरेज, करंट अफेयर का कवरेज और आप जो टेस्ट देंगे उसकी रियल टाइम रैंकिंग भी आपको मिलेगी। लेकिन उसमें भी खास बात यह है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के भुगतान की जरूरत नहीं है, तो आप इस पूरे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले अपनी खबर को देखा जाए। तो हमारी खबर सरल सी यही है कि श्रम पर स्थायी संसदीय समिति यानी कि स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में सरकार से ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली जो न्यूनतम पेंशन है उसके अमाउंट को 1000 से बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अभी ये 1000 मौजूद है, यानी कि अभी ईपीएफओ के तहत जो आपको मिनिमम पेंशन मिलती है उसका अमाउंट 1000 रुपए होता है। लेकिन अब सरकार से सुझाव ये है, रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि इस 1000 के अमाउंट को बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए, इसके पीछे का क्या कारण है? तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि श्रमिक संघों और संगठनों द्वारा बढ़ती हुई लगातार डिमांड की जा रही थी कि जीवन यापन की लागत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण न्यूनतम पेंशन के अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। इसके पीछे के रीजन को अभी हम समझेंगे और क्या क्या रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके संदर्भ की बात करते हैं कि पूरे मामले का इतिहास और बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बैकग्राउंड अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जैसा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया यह गया है कि ये जो 1000 रुपए का अमाउंट है, ये अमाउंट आज से 10 साल पहले यानी कि साल 2014 में तय किया गया था और साल 2014 के बाद से अभी तक ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो लोग इस 1000 रुपए के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, वो जिन चीजों को खरीदते हैं उनकी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो 2014 से 2024 तकरीबन 10 साल का समय बीत चुका है और इस 10 साल के पीरियड में भारत में महंगाई जो है वो हर साल 6% की दर से बढ़ती जा रही है। तो महंगाई हर साल 6% की दर से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका अमाउंट है, जो 1000 रुपए पेमेंट मिलता है, वो अमाउंट अभी तक नहीं बढ़ा है। तो महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, लोगों की पेंशन नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगातार लोग जो है वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो हर साल महंगाई के साथ कम होती जा रही है। यही बात समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसी बात का उल्लेख किया है कि 2014 से 24 के बीच में जीवन यापन की जो लागत है, जीवन जीने की, जीवन शैली की जो लागत है, वो लागत आपकी बढ़ी है, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि आपको देखने को मिली है। जबकि यहां पर आपका पेंशन का जो अमाउंट है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर पेंशन के अमाउंट की बात करें तो वर्तमान समय में तकरीबन 2023-24 में 20,64,805 पेंशनर्स ऐसे थे
जो कि ईपीएफओ के तहत हर महीने न्यूनतम अमाउंट प्राप्त कर रहे थे, यानी कि 1,000 रुपए प्राप्त कर रहे थे। अब आप सोच करके देखिए कि 1,000 रुपए आपको हर महीने मिलते हैं, क्या आप 1,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकते हैं? तो ये बहुत बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि आपको 1,000 रुपए एक महीने में इस्तेमाल करने हैं। तो इसीलिए लगातार कई जो आपके संगठन थे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि सरकार को यहाँ पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है, जो जीवन जो मानक है, उसमें बढ़ोतरी की जा सके। जो आपका पूरा स्टैंडर्ड हम इतना कम मौजूद है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। तो ये डिमांड लगातार जो है सरकार की तरफ से की जा रही थी, और अब संसदीय समिति ने भी इसको लेकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले सिफारिशों को देख लिया है, अब हम थोड़ा सा ईपीएफओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईपीएफओ की फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ईपीएफओ के बारे में अगर आप बात करें तो ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संगठन के तौर पे काम करता है। एक गैर संवैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय आप इसको कह सकते हैं, यानी कि इसका गठन जो है वो एक कानून के माध्यम से किया गया है। ये संगठन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए धन बचाने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसे 1952 में लॉन्च किया गया था, और ये भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन हेतु जिम्मेदार है। वर्तमान समय में ईपीएफओ जो है वो टोटल 3 योजनाओं का संचालन करता है। तीनों के नाम आप याद रख लीजिए। पहला है आपका 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, फिर 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना, और फिर 1976 की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। तो ये ओवरऑल आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हमने बात की। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जो है उसको मैनेज करने का काम और उसको गवर्न करने का काम जो है वो एक बॉडी करती है, जिस बॉडी को कहा जाता है सीबीटी। सीबीटी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो ये ओवरऑल आपका सीबीटी है जो कि ईपीएफओ को मैनेज करता है। ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली ये जो है संस्था है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के माध्यम से स्थापित की गई थी। बोर्ड भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना का प्रबंधन करता है। बोर्ड की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा की जाती है, और इस बोर्ड में आपको त्रिपक्षीय संरचना देखने को मिलती है। त्रिपक्षीय संरचना का मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड में केंद्र सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, इस बोर्ड में जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, और जो एम्प्लॉयर है उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो 3 पक्षीय संरचना यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सीबीटी की हमने बात की। अब यहाँ पर एक और शब्द चर्चा में आता है जिसको कहा जाता है यूएएन, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो जब भी आप ईपीएफओ में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जहां पर ईपीएफओ मैंडेटरी है, तो फिर वहां पर जब आपका ईपीएफओ अकाउंट खुलता है तो उसमें आपको एक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर को कहा जाता है यूएएन नंबर। तो यूएएन नंबर की बात करें तो ईपीएफओ के सभी ग्राहक अपने पीएफ खातों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, और निकासी और ईपीएफ बैलेंस जो है वो भी काम ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। और ऑनलाइन माध्यम से अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको इस यूएएन नंबर की जरूरत होती है। यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है ये सदस्यों को पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा देता है। प्रत्येक सदस्य को जो यूएएन नंबर मिलता है वो टोटल 12 अंकों का रहता है। ये चीज आप याद रखें, टोटल 12 अंकों की एक संख्या होती है। इसके अलावा किसी कर्मचारी का यूएएन नौकरी बदलने के बाद भी वही रहता है। ये चीज यहाँ पर खासतौर पर आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहां पर आपका यूएएन नंबर बनता है, उसके बाद मान लीजिए आप उस कंपनी को छोड़ते हैं और किसी नई कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी तो चेंज होगी लेकिन आपका यूएएन नंबर चेंज नहीं होता है। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो मेंबर आईडी है वो मेंबर आईडी आपकी बदल जाती है, और आपकी जो नई मेंबर आईडी है वो आपके पुराने वाले यूएएन अकाउंट से ऐड कर दी जाती है, लिंक कर दी जाती है। इसके अलावा ऑफलाइन कर्मचारियों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना यूएएन जो है सक्रिय कराना पड़ता है अगर आप नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो ये ओवरऑल हमने यूएएन नंबर पर बात की। अब इसके अलावा अंत में ईपीएफओ की इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें कि ईपीएफओ का महत्व क्या है और ईपीएफओ क्यों जरूरी है, उसको अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि भारत में हमेशा से टेंडेंसी रही, भारत में हमेशा से बचत की काफी ज्यादा टेंडेंसी आपको देखने को मिलती रही है,
और इसी बचत की टेंडेंसी का परिणाम है कि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भारत में आए, लेकिन उन फाइनेंशियल क्राइसिस का जो संकट आए उनका कुछ खास इंपैक्ट भारत पर आपको नहीं देखने को मिला। तो ये जो बचत की टेंडेंसी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पर रिटायरमेंट को प्लान करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्टिव एज में होते हैं, जब आप जो है युवा होते हैं, तो आप काफी पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी युवा अवस्था में ही सारा पैसा खर्च कर देंगे, और फिर जब अंत में आप जो है 60 वर्ष की उम्र में आते हैं, 70 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारा पैसा तो पहले ही खर्च कर दिया है। तो अब और उसके साथ साथ आप उस एज में भी नहीं है कि आप पैसा कमा सकें। तो यहाँ पर सरकार ये कोशिश करती है, और अगर आप ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके पास पैसा नहीं है, जहां पर आपके पास काम करने की क्षमता नहीं है, तो फिर सरकार पर आपकी जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है और सरकार पर दबाव भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कोशिश की जाती है कि लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ये जो ईपीएफओ है ये उन्हीं प्रोत्साहन प्रयासों में से एक है जो कि भारत में लोगों को समय पर लंबे समय के लिए पैसा बचाने हेतु प्रोत्साहित करता है, पैसा सेव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि आप अभी जो पैसा आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकें, उसमें से थोड़ा पैसा बचा करके भविष्य में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये ओवरऑल आपका सबसे पहला हुआ कि ये लोगों में पैसा बचाने की जो टेंडेंसी है उसको एनकरेज करता है। इसके अलावा इसमें एकमुश्त निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पैसा डालना है, आप हर महीने अपनी जो इनकम है, अपनी जो आय है, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने पीएफ के लिए डाल सकते हैं, और धीरे धीरे आपका जो थोड़ा हिस्सा है वो कंपाउंडिंग के साथ जो है अंत में जब आप रिटायर होते हैं तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लंबी अवधि में बड़ी मात्रा में पैसे बचाने में मदद करता है। किसी कर्मचारी को आपातकाल के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में भी इससे मदद आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए आपने अपनी सैलरी से धीरे धीरे पैसे बचाए हैं और फिर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपके सामने आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके सामने आती है, तो वहां से आप वहां उसके लिए आप ईपीएफओ या फिर ईपीएफ का पैसा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिटायरमेंट के समय पैसा बचाने में मदद करता है और एक व्यक्ति को उसकी अच्छी जीवन शैली बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये ओवरऑल कुछ बेनिफिट हुए जो कि आपको ईपीएफओ में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को समाप्त करते हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि ईपीएफओ की त्रिपक्षीय बोर्ड संरचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, ऑप्शन बी राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी श्रमिक संघों के प्रतिनिधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हुई है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।